नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एमएसएमई की, जिसमें कहा जाता है कि देश में करीब करीब 8 करोड़ के आसपास एमएसएमई यूनिट्स हैं। छोटे मोटे उद्योग धंधे और इन्हीं से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है या इम्पैक्ट करती है। आज इसको समझने के साथ साथ आपका जो सबसे बड़ा सवाल है ना आपके मन में, कि आखिरकार जब कोई नया उद्योग धंधा छोटी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम कैसे करें, तो उसके लिए सबसे मुफीद और सबसे खास पूरे देश में ऐसे मेहमान आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि ऋण आप कैसे ले सकते हैं, आसान ऋण का रास्ता क्या है, और आपके मन के वो सवाल जो आपके मन में आते हैं कि नया आपको अगर उद्योग शुरू करना है, छोटा उद्योग लगाना है, शुरुआत करनी है, तो उसके लिए सबसे मुफीद जो मेहमान हैं आज के हमारे, वो हमारे साथ हैं मुकेश मोहन गुप्ता साहब। आप प्रेसिडेंट है इंडियन चैम्बर एमएसएमई के। बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। थैंक यू। और मुकेश जी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जहां से हम शुरुआत कर लें, तो एमएसएमई इस वक्त किस स्थिति में है, कैसे क्या ये मजबूती के तौर पर आगे बढ़ रहा है, या इसका इम्पैक्ट इस वक्त अगर हम देखें, इसका प्रभाव अगर हम देखें, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इस वक्त मोटा मोटा आपको कैसा नजर आ रहा है? हेमंत जी, देखिए, जैसे आपने कहा कि जो एमएसएमईज हैं वो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1/3 शेयर जो आता है टोटल जीडीपी में वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। ये जो एमएसएमईज हैं, 8 करोड़ से ज़्यादा आज उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो केवल एकमात्र रजिस्ट्रेशन है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि भाई ये एमएसएमई है या नहीं, तो 8 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं इस उद्यम पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डाटा बताता हूँ कि ये 8 करोड़ एमएसएमईज 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। यानी कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार 35 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये एमएसएमईज दे रही हैं। अगर मैं ऐसे मान के चलूँ कि एक फैमिली में 4 लोग हैं तो हम 140 करोड़ तो एमएसएमईज पर डिपेंड हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई दे रहा है कृषि के बाद, तो वो ये एमएसएमईज हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो आजकल की जो स्थिति जो हम देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इम्पैक्ट नहीं होगा, चाहे वो एमएसएमईज हों या वो लार्ज कॉरपोरेट हों या वो गवर्नमेंट हो या हम और आप जैसे साधारण जो व्यक्ति हैं वो हों। क्योंकि जो इस समय जो आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति चल रही है जी, वो कुछ ऐसी है कि हमने कुछ करा नहीं और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मतलब हम लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है क्योंकि, लेकिन ग्लोबल इस समय सिनेरियो है और जो भारत है वहाँ पर हम काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल है या गोल्ड की, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो वो चाहे वो एमएसएमईज हों या कोई और हो, सबको, क्योंकि क्रूड ऑयल से सबका, केवल ये नहीं है कि वो जो डीजल है, पेट्रोल है या गैस है, क्रूड ऑयल से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं वो भी क्रूड ऑयल की देन है, तो वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भैया एमएसएमई जो है ना वो बुलिश हैं। और बुलिश इसलिए हैं क्योंकि एक तो सरकार का साथ पूरी तरह से हमारे साथ है, और जब भी ये समस्या आती है एमएसएमईज की, चाहे वो कोविड के टाइम पे आया हो, तब भी सरकार ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और न जाने कितनी स्कीम लेकर आए हैं एमएसएमईज के लिए। और जब ये दिखाई दे रहा है कि ये एक और कष्ट हमारे सामने, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, तब भी सरकार ने कहा कि हम आपके लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लोन जो हैं वो लेकर आ गए हैं 2.5 लाख करोड़ का। तो डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है वो एक और हमारे लिए शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जो भी एमएसएमईज हैं जो इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट हैं वो शायद कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। जो वो एमएसएमई जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी ये क्रूड ऑयल से जो डीजल पेट्रोल है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। बट हमारा जो डोमेस्टिक जो यूज़ है वो शायद हम एमएसएमईज को काफ़ी हद तक बचाने में मदद करेगा। और साथ में जो सरकार की स्कीम्स हैं जी, जब भी हम देखते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हों चाहे एमएसएमईज हो, सरकार ने शायद भाप लिया है, वो समझते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो एमएसएमईज के ऊपर काफ़ी पड़ने वाला है, तो वो नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। और यही शायद हमें थोड़ी सांत्वना देता है कि सरकार अगर हमारे साथ है तो हम इस कठिनाई से भी
आराम से पार हो अच्छा जाएंगे। मुकेश जी, इस पर हम आएंगे, चुनौतियों पर भी बात करने वाले हैं और लोगों के मन के जो सवाल हैं उन पर भी विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा चूंकि आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके एमएसएमई को लेकर के काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं और कोविड के दौरान हमने देखा कि इस सेक्टर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जी। उसके बाद ये मजबूत स्थिति में, और अभी अगर हम देखें तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी अनुकूल है इसके, और एमएसएमई की क्या योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी को लाभ हो सकता है सर? मैं हेमंत जी पिछले लगभग 3-4 बजट से जी। मैं कहता हूँ ये बजट ही नहीं है भैया। तो लोग कहते हैं यार बजट नहीं आ रही है, तुम कहाँ से आ गए जो बजट को बजट नहीं कहते हो। जी। मैं कहता हूँ ये एमएसएमई का बजट है और मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं कहता हूँ ऐसा। आप इस बजट को देखिए, इस बजट में सरकार ने कहा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो एमएसएमईज हैं, एसएमईज खास तौर से, उनको दिक्कत क्या होती है कि हमेशा वो लोन के लिए दौड़ते रहते हैं और लोन लेने की एक लिमिट होती है। मतलब उनको अपनी कैपिटल लानी पड़ेगी, कैपिटल के अनुपात में उनको लोन मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी 1 लाख रुपए अपना लगाए और वो 1 करोड़ रुपए बाजार से ले ले। जी। तो यहाँ सरकार ने कहा कि हम पहली बार 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड लेकर आ रहे हैं। इसकी जो गाइडलाइंस है मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारे पास आने वाली हैं। ये 10,000 करोड़ का अगर इन एसएमईज को कैपिटल के फॉर्म में एसएमई ग्रोथ फंड के रूप में अगर ये फंड मिलेगा तो आप समझिए 10,000 करोड़ तो ये हुआ, और इस 10,000 करोड़ के बदले में वो कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ रुपए लोन लेने में सक्षम होंगे। और इनमें से न जाने कितनी एसएमईज ऐसी हैं जो ये 10,000 करोड़ का जब उनके पास वेंचर कैपिटल या ग्रोथ फंड के रूप में पैसा आ जाएगा जी। तो वो अपने को लिस्ट कराएंगे एसएमई आईपीओ में। तो एक बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट है जो सरकार ने किया इस बजट में। तो कुछ मोदी सरकार की एसएमई को लेकर, एमएसएमई को लेकर के फोकस्ड कोई योजनाएं हैं जो बहुत लाभकारी हो सकती है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे स्पेसिफिक? हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो मैंने आपको ये बताई, दूसरा आप लोग अधिकतर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़े कॉर्पोरेट्स की मदद होती है, छोटे लोगों की तो कोई मदद नहीं करता। जी। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 8 करोड़ में छोटे कितने हैं, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस कितने हैं। जी। हेमंत जी लगभग 98% जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन एमएसएमईज में से वो माइक्रो सेक्टर में आती हैं। अब सरकार ने कहा कि भाई ये जो वेंचर कैपिटल मिलता है, जो ग्रोथ फंड मिलता है, ये अधिकतर बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मिलता है, क्योंकि नेचुरली जो एआईएफ होते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, या जो भी और इन्वेस्टर होते हैं उनको भी लगता है कि जो बड़ी यूनिट्स हैं उनमें पैसा लगाया जाए। ठीक। तो सरकार एक बहुत ही नायाब स्कीम और लेकर आई इस बजट में। उन्होंने कहा कि हम खास तौर से माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एक दे रहे हैं 2,000 करोड़ का। ये जो 2,000 करोड़ का फंड है, ये फंड ऐसे काम करता है कि ये डॉटर फंड की तरह काम करता है। यानी 2,000 करोड़ रुपए अगर सरकार दे रही है तो इसमें करीब 8 से 10,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हैं उनका होगा। यानी ये 10,000 से लेके 12,000 करोड़ के करीब का केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जो हमारे यहाँ की सबसे छोटी एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए सरकार लेकर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि पिछले दिनों जो 10 लाख रुपए तक का एक मैंडेटरी था कंडीशन कि भाई 10 लाख रुपए तक के लोन में आप बिल्कुल किसी तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांग सकते, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। अगर हम कोलेटरल फ्री लोन की बात करें तो ये 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का तो मैंने आपको बताया, जो मुद्रा लोन अधिकतर होता है उसमें सरकार ने कहा कि भाई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस उसमें इशू की कि 20 लाख रुपए तक तो आप मांग ही नहीं सकते कोई कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन उसके अलावा भी न जाने कितनी स्कीम है, जैसे क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम है, आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानते होंगे, जिसकी सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से एक लेकर आई सरकार, उसमें उन्होंने कहा कि भाई 20 करोड़ रुपए तक ले लो आप कोलेटरल फ्री। उसके बाद भी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती तो एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है। अब इस बात को जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे आपके दर्शक मानेंगे नहीं और आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपने किसको बुला लिया यार, ये कौन सी खबर सुना रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का लोन कोलेटरल फ्री म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम में सरकार ने कहा कि आप लोन लो, गारंटी आपकी हम देंगे। 100 करोड़ का? 100 करोड़ का। अच्छा। एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसकी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं उनको पता नहीं होगा, और एमएसएमईज की सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि लोन वोन तो बात की बात है, उनको जो उनके लिए स्कीम्स हैं उनका ही पता नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले स्कीम्स की बात कर लीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मोदी सरकार में एमएसएमई को लेकर के इतना ज़्यादा काम हुआ कि अगर आप नॉलेज ले लें, जान लें अगर आप, तो अपना धंधा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता दूं जो अभी अभी अनाउंस हुई है, ताजी ताजी एकदम स्कीम जी, वो ये है कि सरकार ने कहा कि हम 2,55,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन कर रहे हैं
जिसमें से केवल 5,000 करोड़ तो एयरलाइंस के लिए हैं और 2,50,000 करोड़ का बड़ा अमाउंट जो है वो एमएसएमई या जो एमएसएमई से ऊपर भी चले गए हैं, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम केवल एमएसएमईज को ही बचाएंगे और जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर की है उनको मरने देंगे। उसमें कुछ कंडीशन जरूर हैं, कुछ सेक्टर्स को उससे हटा दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल है, और वो जो वर्किंग कैपिटल है वो उसका बड़ा सीधा उन्होंने एक पैमाना दिया है कैलकुलेशन करने का कि Q4 यानी जनवरी फरवरी मार्च 2026 में आपकी जो वर्किंग कैपिटल यूज़ हुई है, जो पीक यूज़ हुआ है, यानी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट आपने जनवरी फरवरी मार्च में अपनी सेंक्शन लिमिट का यूज़ कर लिया है, उसका 20% हम आपको बिना किसी गारंटी के दे देंगे। और इसकी ब्यूटी देखिए, किसी भी लोन में, कोई लोन आज तक ऐसा बना नहीं हेमंत जी जहाँ पे हम कहें कि भाई बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते। यहाँ कह दिया भैया बैंकर सावधान, चाहे आप बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी हैं, आप कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकते। फिर अधिकतर शिकायत होती है लोगों की एमएसएमईज की, यार आप प्री पेमेंट पेनल्टी ले लेते हो। तो यहाँ कहा कि भाई कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं ले सकते। अगर ये लड़ाई वड़ाई रुक गई, भैया हमारे जो ट्रंप महोदय हैं वो जल्दी मान गए किसी तरह से और ये लड़ाई रुक गई और हमने कहा कि भैया हमने जो लिया था लोन वो वापस ले लो, तो बैंक आ ना जाए कि भाई प्री पेमेंट पेनल्टी दे दो, तो अब कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, जब भी कोई लोन देती है सरकार अपनी गारंटी पर, तो कुछ गारंटी फीस चार्ज करती है। जैसे CDTMSC है तो वहाँ पर लगभग 1.1% तक के करीब गारंटी फीस लेती है। यहाँ कह दिया कि भाई गारंटी हम देंगे लेकिन गारंटी फीस नहीं लेंगे और कोलेटरल सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा जो 20% का एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिलेगा अब इन एमएसएमईज का, मुझे लगता है कि ये जो हमारे ऊपर जो थोड़ा कष्ट अगर आएगा तो उसके लिए पहले से ही छतरी हमने पहले से ले ली। आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में लोग कहते थे कि अब तो सब यूनिट बंद हो जाएंगी जी, लोगों के रोजगार चले जाएंगे, एमएसएमईज बंद हो जाएंगी, सारे अकाउंट एनपीए हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ छुटपुट अकाउंट को छोड़ के कोई अकाउंट एनपीए नहीं हो पाया। जो रोजगार हैं जिनकी हम बात करते थे 11-12 करोड़ का था जब हम कोविड से पहले थे जी, आज वो फिगर, और ये फिगर जो है ना 35 करोड़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड फिगर है। यानी ये एमएसएमईज ने अपने आप से बताया कि भाई हमारे यहाँ 35 करोड़ लोग काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इन 35 करोड़ के अलावा बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने यहाँ लोग रख रखे हैं, जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, वो अलग हैं। तो अगर कोविड के टाइम पे 11 करोड़ की हम बात करते थे कि लोग एम्प्लॉयड हैं इन एमएसएमईज में, आज हम कोविड के लगभग 5-6 साल बाद हम कह रहे हैं कि 35 करोड़ लोग और रिकॉर्डेड मजबूत हुई है, मतलब आपके अनुसार। लेकिन आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े सपने दिखाते हैं, तो कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सवाल ये आता है कि भाई गांव ढाणी देहात छोटे शहर का व्यक्ति वो चाहे कि मुझे अपनी एक छोटी इंडस्ट्री स्थापित करनी है, कैसे करे सर? वो उसको कितना अधिकतम लोन मिल सकता है? ये आपने लोन के अलावा, मैं देखिए लोन एक बात है, बट आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई वो कैसे स्थापित करे। यानी उसको पहले पता होना चाहिए कि भाई कौन से रजिस्ट्रेशन उसके लिए ज़रूरी हैं, क्या कंप्लायंस ज़रूरी हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम करे। तो हमने एक देखा इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम कॉर्पोरेट मित्रा क्रिएट करेंगे। अच्छा। और ये कॉर्पोरेट मित्रा का काम क्या होगा, उन्होंने कहा कि ये कॉर्पोरेट मित्रा को जो कोर्स एक बनाया जाएगा, ये पैरा प्रोफेशनल होंगे। जैसे डॉक्टर हैं तो प्रोफेशनल हो गया, उनके नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, वो पैरा प्रोफेशनल हो गए। इसी तरह जो फाइनेंस वर्ल्ड में अगर प्रोफेशनल हैं तो सीए हैं, सीएस हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक अनाउंसमेंट किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा कि एक कॉर्पोरेट मित्रा पैरा प्रोफेशनल के रूप में हम बनाएंगे। ये पैरा प्रोफेशनल क्या होगा, जो भी एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप है, उनको मदद करेंगे उनकी यूनिट लगाने में, उनको एडवाइस करने में, उनकी ग्रोथ में, उनके कंप्लायंसेस में, उनके रजिस्ट्रेशन में। ये सरकार ने अनाउंस किया बजट में। हमने क्या किया, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, जैसे एफएम ने बोला कि भाई ये कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसका कोर्स डिज़ाइन करेंगे। हमने खुद से एक कदम सरकार के कंधे से कंधा मिलाते हुए हमने ये कॉर्पोरेट मित्रा कोर्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। अच्छा। और हमने कॉर्पोरेट मित्रा नाम न रख के हमने इसका नाम रख दिया एमएसएमई मित्रा कोर्स, क्योंकि जो छोटे गांव देहात होंगे उनको लगेगा कि यार कॉर्पोरेट मित्रा। अगर हम देखें जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 98% से ज़्यादा माइक्रो हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा वो नॉन कॉर्पोरेट में है, मतलब वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इस रूप में काम करते हैं। तो हमने कहा यार कॉर्पोरेट सुन के वो घबरा जाएंगे कि यार कहेंगे कि तो कॉर्पोरेट वाले लोग आ गए, तो वहाँ पर सूट बूट वाले। तो हमने एमएसएमई मित्रा, तो हमने क्या किया, हमने एक MSME मित्रा course.com नामक एक वेबसाइट बनाई, एक पूरा लर्निंग हमने एक मॉड्यूल बनाया
और हमने 5 मॉड्यूल बनाए उसमें। उन 5 मॉड्यूल में पहले हमने बताया कि भाई देखिए, अगर आप पहले मॉड्यूल में बिजनेस फाउंडेशन, यानी अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाई किस कॉन्स्टिट्यूशन में करें, मैं प्रोप्राइटरशिप में करूं या हेमंत जी को पार्टनर बना लूं या प्राइवेट लिमिटेड बना लूं या लिमिटेड बना लूं, एलएलपी बनाऊं, ट्रस्ट बनाऊं, क्या करूं। तो हमने पहले बताया कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में आप काम कर सकते हो। फिर सेकंड मॉड्यूल में हमने बताया कि जितने रजिस्ट्रेशन हैं वो आप कैसे कर सकते हो, उनके कंप्लायंसेस आप कैसे कर सकते हो, आपको ऑनलाइन लोन लेना है, ओडीआर में जाना है, ओएनडीसी में जाना है, ऐसे न जाने कितने टॉपिक्स हैं। इस तरह हमने 120 टॉपिक्स हमने कवर किए। और एक खास बात, एक टॉपिक को हमने कैसे समझाया, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, तो हमने 7 तरीके से समझाया। क्या हुआ, हमने पहले एक पूरा बहुत ही डिटेल्ड स्टडी मटेरियल दिया। उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आता कि यार ये पढ़ के समझ नहीं आता मुझे इतना, तो हमने उसके लिए एक पॉडकास्ट बनाया। अच्छा, एक पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में मैं और आप जैसे बैठे हैं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। उससे भी अगर समझ नहीं आता, किसी ने कहा कि नहीं मुझे शॉर्ट में चाहिए, तो हमने पीपीटी दी उसमें। अगर पीपीटी से भी समझ नहीं आता तो हमने कहा कि चलो एक वीडियो के फॉर्म में दे देते हैं। वीडियो से भी समझ नहीं आता तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि अब समझ तो लिया आपने सब कुछ, अब ये करेंगे कैसे यार, कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट डालेंगे। तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया उसमें। फिर हमने जितने भी रिलेटेड गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है वो दिए, तब जाकर एक ही जगह पर, मतलब आप कह रहे हैं कि सारी चीज मिल तब जाएगी। एक चैप्टर खत्म होता है। और इस तरह के 120 चैप्टर इंटू 7, 720 तरीके से हमने ये समझाने की कोशिश की है। एक मुकेश जी, मैंने ये सवाल किया था कि कोई नया सेटअप शुरू करे तो उसको कितना अधिकतम लोन मिल सकता है, ऋण कितना मिल सकता है? नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए कि अधिकतम लोन छोटे इंडस्ट्री के लिए, नए एंटरप्राइजेस के लिए, जैसे अभी हम एक सीडीटीएमएससी की बात कर रहे थे, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वहाँ मैंने आपको बताया कि भाई 10 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है जी। तो क्या मैं अगर एक नया एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाह रहा हूँ, नया एंटरप्राइज में डालना चाहता हूँ, तो क्या मुझे भी सरकार देगी 10 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन? तो आंसर है यस। यानी अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको 10 करोड़ का लोन कोलेटरल फ्री। लेकिन देखिए ये इतने बड़े लोन के लिए सेटिंग होनी चाहिए फिर बैंक में मैनेजर से, देखिए सेटिंग किसी बड़े आदमी से, जैसे सर सेटिंग का जमाना गया। अच्छा, आज कोई सेटिंग से कोई 1 रुपए का लोन भी अगर कोई ले ले तो मुझे जरूर मिलवा दीजिएगा। मैं देख लूं कि भाई सेटिंग किसी बड़े पैसे वाले गारंटी की जरूरत नहीं होगी, उसके अपनी गारंटी की जरूरत नहीं है, दूसरे की गारंटी तो तब मैं लूं। तो अब 10 इसमें लेकिन आप मजाक करें, 10 करोड़, मैं 100 करोड़ की भी बात कर चुका आपसे। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक आदमी को हाँ, एमएसएमई में 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना किसी गारंटी के। मिल तो ज्यादा भी सकता है। अच्छा। यहाँ ये जो एक चीज और मैं बता दूं, अभी जो सरकार ने ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 जो लेकर आई है, वहां पर भी एक इंडस्ट्री के लिए कहा है कि 100 करोड़ रुपए का तो इसमें एडिशनल देंगे हम। अच्छा, मतलब अगर किसी का 500 करोड़ की लिमिट चल रही है तो 20% है, मतलब किसी की 10 करोड़ की चल रही है तो 2 करोड़। बट 100 करोड़ तो यहाँ एक और लेकर आ गई सरकार, वो 100 करोड़ अलग है। यहाँ सरकार कह रही है करें क्या उसके लिए? आप जो आप बता रहे हैं, हाँ, एमएसएमई वाली वेबसाइट, उस पर जाएं और सर्च करें तो सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आप एमएसएमई मित्रा कोर्स पे जाके। मैं संक्षेप में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर आने वाले 5 साल तक की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील की है कि बड़ा वैश्विक संकट है, उस पर थोड़ा संक्षेप में कि इससे एमएसएमई पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरी जो बड़ी बात है कि आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस है सेटअप करें छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो वो प्रगति कर पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे। जी, तो मैं आपका जवाब दूंगा। बट मैं इससे पहले बस एक बात और बता दूं कि आपके ऐसा ना हो कि आपके नीचे कमेंट आए, ये किसको बुला लिया यार, सब झूठी खबरें फैला रहे हो आप। ये नहीं, वापस बुलाएंगे हम आपको, सारे कमेंट पे वापस से बात करेंगे। इसका मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए जो लोन मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं सब कह रहे हैं कि भैया 10 करोड़ तक का लोन मिल गया, मुकेश मोहन बता गए, अब यार ये दे नहीं रहे बैंक वाले के पास पहुंच जाए कल को कि लाओ भाई मुकेश मोहन बता गए और हेमंत जी के शो में बता गए, इतना इंपॉर्टेंट शो है, 10 करोड़ रुपए लाओ। देखिए जो लोन मिलेगा वो पब्लिक मनी से मिलेगा, यानी आपको बैंक को ये सेटिस्फाई करना होगा कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आप वापस करने की स्थिति में है या नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं इसमें? देखिए इसमें ये आता है कि आपका पास्ट बिहेवियर कैसा है। अगर आपने पहले कोई लोन ले लिया, एक 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और उसमें कोई डिफॉल्ट कर दिया, सीबीएल और सिबिल, और डिफॉल्ट की डेफिनेशन खास बता दूं मैं आपको। कई बार लोग कहते हैं भाई, हम पूछते हैं भाई डिफॉल्ट बताओ क्या है, तो लोग कोई कहेंगे भाई 90 डेज है तो डिफॉल्ट है, कोई कहेगा जी मैंने कोई लोन का 30 दिन तक पेमेंट नहीं करा। डिफॉल्ट की डेफिनेशन है दोस्तों 1 रुपी 1 डे, यानी अगर 1 रुपये, आपका 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, आपने 99,999 रुपीज़ तो दे दिए उस दिन, 1 रुपया उससे अगले दिन दिया तो यू आर ए डिफॉल्टर, और फिर आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ का
फ़ायदा लेना है तो कंप्लायंट रहिए। कंप्लायंस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे वो जीएसटी का कंप्लायंस हो, चाहे वो इनकम टैक्स का कंप्लायंस हो, चाहे वो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये नहीं कागज कि पूरे भैया होने चाहिए। अर्जी फर्जी प्रॉफिट कम बचा दिखाने के चक्कर में, टैक्स कम देने के चक्कर में मुकेश जी, प्रॉफिट नहीं दिखाते। कागज पूरे होने चाहिए और सही होने चाहिए। बिल्कुल, तो सही आप बात है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, आपके सिविल स्कोर से रिलेटेड हो, या सोसाइटी में हो, या फिर आप टैक्स जमा करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, वो सारी स्कोर हो, वो सब मायने रखते हैं आपके हेमंत जी, हिसाब मगर मैं आपसे 500 रुपये लेने आऊँ, मुझे उधार दे दो, और मैंने आपके किसी दोस्त से पहले ही 200 नहीं, रुपये लेके लेकिन नहीं उसको दिए तो- चक्कर कटवाए, हाँ, आप यही कहोगे यार करो। उसका तो दिया नहीं, मेरा क्या देगा, या मेरी प्रॉफिट ही नहीं हो। मैं कहता हूँ मेरा प्रॉफिट तो जी 100 रुपये का है, आप कहोगे वापस कैसे करोगे। अब आपने प्रधानमंत्री जी को भी सलाह दी एमएसएमई सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मेरा सवाल यही था कि आगे आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा उद्योग है जो लगाना चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या सलाह देंगे? देखिए वैसे तो किसमें invest करें, कहाँ वैसे तो जाएं? मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ में जी। अभी तक मैं देखूं तो ये सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक ऐसे प्रोजेक्ट बता दूं ना कि ये प्रोजेक्ट लगा लो, बस इसमें तो कोई नुकसान होने का डर ही नहीं जी। है, तो कल ही उसके मेरे पास अगर हो तो पहले तो मैं लगा लूंगा वो प्रोजेक्ट। तो ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने विवेक से लगाइए, आपको जिस लाइन में एक्सपीरियंस हो। कई बार होता है, हमसे पूछते हैं लोग बाग, बताओ जी क्या प्रोजेक्ट लगा लें। अब मैं किसी को कहूँगा भाई तुम गारमेंट का लगा लो, वो 10 जगह पूछेगा क्या यार बेवकूफ़ प्रोजेक्ट। तो ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताना मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ 4-5 आपको, कोई ऐसे कुछ चीज़ें बताता सेक्टर हूँ। बता सकते हैं हाँ, आप जैसे संक्षेप बताता में? हूँ। जी। जैसे आप एआई के अगर जो प्रोजेक्ट हैं, एआई लाइन में आप आइए, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में आइए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर जो नेट ज़ीरो की हम बात करते हों, जहाँ पर एआई की हम बात करते हों, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, इसमें उम्मीद ये है कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल होने वाला है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे कहना ये है कि मैंने आपको कह दिया एआई में लगा दो। अब आपने तो सिविल इंजीनियरिंग की या आपने एक एमबीए किया, आपने कहा मुकेश मोहन ने कह दिया भैया एआई का प्रोजेक्ट लगा लो, चलो चलते हैं एआई का प्रोजेक्ट लगाने। तो पहले आपको जिस भी लाइन में जाना है उसका एक्सपीरियंस लीजिए। मेरा तो आपको हमेशा ये सुझाव रहता है कि भाई आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कहीं जॉब कर लो थोड़े दिन, हाँ, उसके बारे में पहले आप पूरी सीख जानकारी लो। तो होनी चाहिए। यस, जी। तो और हम तो ये देखते हैं कि जो अच्छे ग्रुप्स हैं ना, उनके अगर बच्चे भी आते हैं ना इंडस्ट्री में, तो वो भी कई बार हम देखते हैं कि अगर उनको सही तरह से सिखाना है, वो भी कहते हैं कि भाई किसी जगह तुम थोड़ा जॉब करो, पहले थोड़ा उसका ज्ञान ले लो और फिर उस इंडस्ट्री को शुरू करो, क्योंकि दूर से देखना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप उसमें घुसते हो, जैसे लेकिन डिलेड सबसे बड़ी पेमेंट बात है की, मेहनत जरूरी है, चाहे कहीं भी चले जाइए आप मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए। एक अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर? वैसे तो ट्रेडर्स वाले आपको हमेशा कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते, मैं करना भी चाह रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त भी इसके अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे एमएसएमई सेक्टर को लेकर? नहीं, ट्रेडर्स का मैं आपको बताऊं, आपको जी। ट्रेडर्स जो हैं आज एमएसएमई है। आप पहले क्या होता था, पहले केवल एमएसएमई में नहीं थे। पहले केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो क्योंकि हम उनको एमएसएमई नहीं बोलते थे, बेसिकली एसएसआई बोलते थे पहले शुरू में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री होती थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। फिर आया एमएसएमई, तो एंटरप्राइज हुआ, तो एंटरप्राइज में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों आ गए। जी। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी समस्या अपनी जगह, वो कह रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कोई कर लेगा, माल हम बेचेंगे नहीं, तो भैया ये कस्टमर के पास तक पैसे कैसे पहुंचेगा, एंड यूज़र के पास। तो फिर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर ये कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, और जितनी भी स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो CGTMSE है या वो मुद्रा है या अभी जो ये स्कीम 2,50,000 करोड़ की गई है, उनमें सब में जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी बिल्कुल बराबर की भागीदारी है, यानी उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है आज के दिन में एज फार एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज कंसर्न। तो ये ट्रेडर्स भी बिल्कुल उसमें पूरी तरह से कवर हैं। और मेरी जो एक केवल अगर मैं कहूँ कि मेरी जो सलाह है, वैसे तो मैं खुद लर्निंग पे स्टेज पर हूँ, अभी सीखता रहता हूँ, बट मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कंप्लायंट रहिए, घबराइए मत, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी एमएसएमई को, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा जो सरकार है वो हमारे साथ है। हमने कोविड जैसी बड़ी त्रासदी देख ली, तब तो ऐसा लगता था कि अब तो बस ऐसा हो जाएगा, हम सब सड़क पे मरे मिलेंगे, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। फिर उसी तरह से शायद उससे भी आगे तेज़ गति से जो हमारी जो इकोनॉमी है, आपने देखी है कि किस तेज़ गति से बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता दिया। ये जो समस्या है, इससे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शायद और आगे अच्छे बन के निकलेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो क्राइसिस है, ये शायद अपॉर्चुनिटी में हम बदल सकते हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं। तो आपको पूरे जोश के साथ बस आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है और कंप्लायंट रहना है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर हम मेहनत करेंगे मिल करके और सब लोग
तो आत्मनिर्भरता का एक नया अवसर इसके अंदर है। जब वैश्विक संकट आता है तो हम अंदर से कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं और नई इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होगी, ये आपने बहुत ही विस्तार से भी बताया। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, आपके कुछ सवाल हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली मुलाकात जब हम करेंगे तो आपके तमाम कमेंट्स को लेकर के हम बातचीत भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और thank you. हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा, उम्मीद की जानी चाहिए, और उनके सवाल होंगे तो फिर हम आपसे मिलेंगे। जी, कमेंट जरूर बताइए हेमंत जी मुझे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, और उम्मीद है कि आपसे एक बार फिर से हमें मिलने का मौका भी मिलेगा, और हमारे जो दोस्त हैं, तमाम दर्शक हैं, उनके सारे सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।